हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ सेल साइकिल एंड डिवीजन चैप्टर। पिछले लेक्चर में हमने कैरियोकाइनेसिस के बारे में डिटेल में समझा था। आज हम साइटोकाइनेसिस को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग लगा सकते हो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोप्लाज्म बेसिकली डिवाइड करता है दो भागों के अंदर। तो हम यहां पे लिखते हैं जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में डिवाइड करता है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। तो वो सेल ऑर्गेनेल भी आधे आधे बंट जाते हैं, वो भी डिवाइड हो जाते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी कहां पे होता है? इसी साइटोकाइनेसिस स्टेप के अंदर होता है। बेसिकली ये जो साइटोकाइनेसिस का स्टेप है ये स्टार्ट कब होता है? ये कैरियोकाइनेसिस की जो एनाफेज स्टेज पढ़ी थी हमने, उसी के अंदर स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। तो हम यहां पे लिखते हैं स्टार्ट्स एट एनाफेज स्टेट ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की एनाफेज स्टेट के अंदर स्टार्ट हो जाता है साइटोकाइनेसिस। बेसिकली साइटोकाइनेसिस होने के लिए दो मेथड हमें पढ़ने हैं बेसिकली। एक मेथड फॉलो होता है प्लांट सेल में और दूसरा मेथड फॉलो होता है एनिमल सेल के अंदर। तो दोनों के नाम मैं लिखता हूं आपके सामने। कैन टेक प्लेस थ्रू टू मेथड्स। ये दो मेथड से होता है बेसिकली। पहला मेथड मैं आपके सामने लिखता हूं जिसका नाम है बेसिकली प्लेट मेथड, और दूसरा मेथड लिखता हूं मैं आपके सामने जिसका नाम है फरो मेथड। इसी फरो मेथड को ग्रूव मेथड भी बोलते हैं, ग्रूव मेथड। तो ये दो मेथड है जिनसे क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है बेसिकली। अब ये किस सेल के अंदर होता है वो भी समझ लो। यहां पे जो प्लेट मेथड है ये हमेशा प्लांट सेल के अंदर होगा। कहां पे होगा? प्लांट सेल में। लेकिन जो फरो मेथड है ये हमेशा कहां पर होगा? एनिमल सेल के अंदर होगा। जब प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस पढ़ाए थे मैंने आपको, तब भी मैंने बताया था कि साइटोकाइनेसिस का कौन सा मेथड यहां पे फॉलो होता है। ये प्लांट सेल में और ये एनिमल सेल में। प्लांट सेल में मैंने आपको समझाया था कि जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है वो सेंटर से होना स्टार्ट होता है और पेरीफेरी पे जाके एंड होता है। यानी कि ये जो है वो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ क्या करता है? मूवमेंट करता है। इसी को हमने क्या नाम दिया था? सेंट्रीफ्यूगल नाम दिया था। आज ये वर्ड और क्लियर होगा आपके सामने, सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये जो डिवीजन है वो बाहर से स्टार्ट होता है और सेंटर पे आके एंड होता है, इसका जस्ट अपोजिट। इसी को नाम क्या देते हैं? सेंट्रीपीटल नाम देते हैं बेसिकली। सेंट्रीफ्यूगल तरीके से प्लेट मेथड होता है और सेंट्रीपीटल तरीके से फरो मेथड होता है बेसिकली। प्लेट मेथड को अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो जब मैंने आपको मिडल लेमेला और सेल वॉल का फॉर्मेशन पढ़ाया था तब भी प्लेट मेथड पूरा पढ़ाया था। एक बार फिर से पढ़ाते हैं आपको पूरा मेथड, लेकिन शॉर्ट में, केवल बोल कर है ना, लिख कर नहीं। बहुत ध्यान से सुनना। जैसे ये कोई प्लांट सेल था, इस प्लांट सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, यानी कि इसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है बेसिकली। एक ये न्यूक्लियस और दूसरा ये न्यूक्लियस। इन न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स या फिर क्रोमेटिन मटेरियल। इन क्रोमेटिन मटेरियल को बीच में से खींचकर साइड में किसने किया होगा? स्पिंडल फाइबर ने। वो स्पिंडल फाइबर टीलोफेज के अंदर क्या होते हैं? डिसअपीयर होते हैं, गायब होते हैं। लेकिन कुछ अमाउंट के अंदर स्पिंडल फाइबर अभी भी बच जाते हैं जो इस इक्विटोरियल लाइन में आकर क्या हो जाते हैं? अरेंज हो जाते हैं। ये क्या है बेसिकली? ये अवशेष है, रेमिनेंट्स है। किसके? रेमिनेंट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये किसके अवशेष है? रेमिनेंट्स है स्पिंडल फाइबर के। इनके स्पिंडल फाइबर के इस इक्विटोरियल लाइन पे अरेंज होने से जो स्ट्रक्चर बनी है उसी स्ट्रक्चर का नाम क्या रखा जाता है? फ्रेगमोप्लास्ट रखा जाता है। क्या रखा जाता है? फ्रेगमोप्लास्ट। तो फ्रेगमोप्लास्ट किसकी बनी है बेसिकली? रेमिनेट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर की बनी है। और जो सबसे पहले बनती है किसके अंदर? प्लेट मेथड के अंदर।
इस फ्रेगमोप्लास्ट के अंदर जो गोल्जी बॉडी है, बेसिकली यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल होगा गोल्जी बॉडी, इस गोल्जी बॉडी के द्वारा जो पेक्टिन बनाया जा रहा है वो पेक्टिन आकर इस फ्रेगमोप्लास्ट के ऊपर क्या होता है, जमा होता है बेसिकली। तो मैं ड्रॉ कर देता हूं ब्लू कलर से प्योर पेक्टिन को। ये पेक्टिन कहां से आया है, गोल्जी बॉडी से आया है। इस पेक्टिन के जमा हो जाने के बाद इस पूरी स्ट्रक्चर को, फ्रेगमोप्लास्ट प्लस प्योर पेक्टिन को क्या नाम दिया था हमने, सेल प्लेट नाम दिया था, अगर आप याद कर पा रहे हो तो। ये सेल प्लेट किसका बना है बेसिकली, ये फ्रेगमोप्लास्ट प्लस, ये फ्रेगमोप्लास्ट प्लस प्योर पेक्टिन का बना है, प्योर पेक्टिन का बना है। इस सेल प्लेट के बनने के बाद इस स्ट्रक्चर के ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम आकर क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। तो ये मैं रेड कलर से बना रहा हूं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये क्या है बेसिकली, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है। जब ये कैल्शियम इस पेक्टिन से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम पेक्टेट। जब ये मैग्नीशियम पेक्टिन से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम पेक्टेट बनेगा। और ये जो कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट है, ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, बेसिकली ये मिलकर मिडल लेमेला का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब इसी पूरी स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, मिडल लेमेला नाम देते हैं। ये बन गई मिडल लेमेला। पूरी स्ट्रक्चर जो है किसकी बनी है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी है। आई होप इट इज क्लियर फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, उस टॉपिक से भी क्लियर है आपके दिमाग में। अब इस मिडल लेमेला के ऊपर फिर से क्या आता है, प्योर पेक्टिन आता है, जिसे मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं आपके सामने। ये क्या है, फिर से ये प्योर पेक्टिन है। इस पेक्टिन के आ जाने से इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, इसे नाम देते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या बन चुकी है, प्राइमरी सेल वॉल बन चुकी है। इस प्राइमरी सेल के ऊपर फिर से क्या आता है, लिग्निन आता है। इस ग्रीन स्ट्रक्चर के ऊपर फिर से क्या आ गया, लिग्निन आ गया। ये क्या है, लिग्निन है। इस लिग्निन के आने के बाद इसे क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल नाम देते हैं, जिसकी फर्दर 3 लेयर होती है, S1, S2 और S3। ये सब आपको पढ़ा चुका हूं। इस लिग्निन के ऊपर कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ और मटेरियल भी ऐड होते हैं, जैसे कि जाइलिन्स। जाइलिन्स मैंने आपको लिखाया था, जो किसका फॉर्मेशन करता है, टर्शरी सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया है, बेसिकली मैंने सेल वॉल का फॉर्मेशन फिर से पढ़ाया है। जब सेल वॉल बनेगी तो क्या 2 सेल के बीच में बनेगी, यानी कि एक सेल को 2 सेल में डिवाइड किसने किया है, सेल वॉल ने किया है, या बोल दो मिडल लेमेला ने किया है बेसिकली। तो इसी मिडल लेमेला के फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, प्लेट मेथड बोला जाता है। और यही होता है प्लांट के अंदर साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस। तो मैं उम्मीद करता हूं इतना पहले से आपके दिमाग में क्लियर है, अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हो तो। और इसको आप नोट कीजिए प्लीज। उसके बाद मैं आपके सामने फरो मेथड को एक्सप्लेन करता हूं। प्लांट के अंदर प्लेट मेथड को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है, फरो मेथड को अब एक्सप्लेन करता हूं। प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो आई होप आपने नोट कर लिया है पॉज करके। तो कुछ इस प्रकार से होता है प्लेट मेथड। अब हम पढ़ेंगे फरो मेथड के अंदर। बेसिकली देखो, ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ना प्लेट मेथड के अंदर, ये किसके बने होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो स्पिंडल फाइबर को कौन बनाता है, तो आप कहोगे सेंट्रियोल बनाता है, आप ही ने पढ़ाया था। यहां पे मेन रोल किसका है, स्पिंडल फाइबर का है। किसका है, स्पिंडल फाइबर का। ये स्पिंडल फाइबर किससे बने हैं, सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल खुद किससे बना है, माइक्रोट्यूबुल से बना है। साइटोस्केलेटन में 3 तरह के फाइबर आपको पढ़ाए थे, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फाइबर और माइक्रोट्यूबुल्स। जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं माइक्रोट्यूबुल्स के, माइक्रोट्यूबुल्स के। लेकिन फरो मेथड के अंदर कुछ और फाइबर काम में आते हैं, उन्हें बोला जाता है माइक्रोफिलामेंट, जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको साइटोस्केलेटन टॉपिक के अंदर। माइक्रोफिलामेंट, ये माइक्रोफिलामेंट किस प्रोटीन के बने होते हैं, मेनली ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। और ये एक्टिन प्रोटीन कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकता है। जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगा तो ये प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जाके क्या होगा, अटैच होगा। यहां पे जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो माइक्रोट्यूबुल के बने होते हैं। यहां पे जो माइक्रोफिलामेंट बनते हैं वो एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। एक्टिन प्रोटीन होता कैसा है, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है नेचर के अंदर। तो मैं एक सेल बनाता हूं आपके सामने, ये कोई एनिमल सेल है, ये इसकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर क्या होंगे, बेसिकली 2 न्यूक्लियस बन गए होंगे। अगर इसमें कैरियोकाइनेसिस हो चुका है तो
केजियोकाइनेसिस होने के बाद ही क्या होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। तो यहां पर बेसिकली आकर कौन अटैच होगा, एक्टिन प्रोटीन। यहां पर भी आकर कौन अटैच होगा, एक्टिन प्रोटीन अटैच होगा। और इस एक्टिन प्रोटीन के अटैच होने के बाद सेल कैसे दिखने लगेगा कुछ समय बाद, उसको मैं ड्रॉ करता हूं आपके सामने। ये सेल कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा। ये न्यूक्लियस है और ये भी क्या है, न्यूक्लियस है। सेल कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको। यहां पर अभी भी क्या लगा हुआ है, एक्टिन प्रोटीन लगा हुआ है, जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, दबा रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है। इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है फरो या फिर ग्रू। फरो का मतलब ही होता है गड्ढा बेसिकली, ग्रू का मतलब गड्ढा ही होता है। तो यहां पे एक छोटा सा गड्ढा बन रहा है जो लगातार समय के साथ सेल के अंदर की तरफ घुसता चला जाएगा। अभी देखना, ये सेल्स कुछ समय बाद ऐसे दिखने लगेंगे। ये न्यूक्लियस है और ये भी न्यूक्लियस है। कुछ समय और बीतेगा तो ये सेल्स ऐसे दिखने लगेंगे बेसिकली। ये न्यूक्लियस है और ये भी न्यूक्लियस है। कुछ समय और बीतेगा तो ये सेल बेसिकली ऐसे दिखने लगेंगे। तो आप देख सकते हो ये सेल दो सेल में डिवाइड हो ही गए हैं और उसके कुछ समय बाद ये दोनों सेल डिटैच होकर अलग अलग हो जाएंगे बेसिकली। तो ये है फरो मेथड, जिसके अंदर कौन काम कर रहा है, माइक्रोफिलामेंट काम कर रहे हैं जो एक्टिन प्रोटीन के बने हैं। एक्टिन प्रोटीन बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जुड़ता है जिससे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ क्या करती है, कंस्ट्रक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पुल होती है। ध्यान से देखो, ये जो साइटोकाइनेसिस है, जो फरो मेथड है, वो कहां से स्टार्ट हुआ है, मेम्ब्रेन से। कहां पे खत्म हुआ है, सेंटर पे आकर। यानी कि ये मूवमेंट कैसे हुआ है, पेरीफेरी टू सेंटर। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीपीटल बोला जाता है, अभी जैसे मैंने समझाया। और इससे पहले जो हमने पढ़ा प्लेट मेथड, उसके अंदर जो स्पिंडल फाइबर थे, ये पहले सेंटर से बनना स्टार्ट होते हैं, फिर कहां पे जाते हैं, पेरीफेरी पे। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगल मेथड बोला जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल क्लियर हुआ होगा एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी एक्चुअली। तो ये है साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर, दोनों के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन की है। सो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। आखिर ये माइटोसिस सेल डिवीजन इतना इंपॉर्टेंट, इतना सिग्निफिकेंस कैसे है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, माइटोटिक सेल डिवीजन वहां पर होता है जहां पर आइडेंटिकल सेल बनाने की जरूरत होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, अगर किसी सेल के अंदर 2C क्रोमेटिन मटेरियल है और 4 क्रोमोसोम है, जब ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, तो इसके जो डॉटर सेल बनेंगे उसके अंदर 2C क्रोमेटिन और 4 ही क्रोमोसोम होंगे। दोनों सेल के अंदर 2C और 4 क्रोमोसोम होंगे। यानी कि इसका जेनेटिक मटेरियल और इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल, इन दोनों का आपस में भी सेम है और पेरेंट से भी सेम है। द डॉटर सेल इज रिजेंबल टू पेरेंट्स, ये लाइन कही जा सकती है बिल्कुल। यानी कि यहां पे जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है, सेम रहता है, आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल रहता है। अगर इस टाइप के कोई सेल हमें बनाने हैं तो हम वहां पे माइटोसिस सेल डिवीजन ही चाहेंगे। अगला लिखा है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो इसी माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू होती है। जैसे हर एक मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ को एक सिंगल सेल से स्टार्ट करता है जिसे जाइगोट बोलते हैं। उस जाइगोट में लगातार माइटोसिस टाइप के सेल डिवीजन होने से वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। यहां पर कभी भी मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन या एमाइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन नहीं होता है। हमेशा ही कौन सा होता है, माइटोसिस ही होता है, क्योंकि सेल आइडेंटिकली होनी चाहिए, नहीं तो वो ऑर्गेनिज्म ही बदल जाएगा बेसिकली। अगला हमने लिखा है हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स, जो चोट होती है, घाव होता है, उसको भरने के लिए, ठीक करने के लिए नए नए सेल्स बनेंगे बेसिकली। वो सेल पहले वाले सेल के आइडेंटिकल होने चाहिए, यानी कि आइडेंटिकल सेल का प्रोडक्शन चाहिए हमें वहां पर भी। तो वहां पर भी क्या होगा, माइटोसिस ही होगा। जैसे हमारी हाथ की स्किन अगर छिल गई है, उतर गई है, तो यहां पर जो नई स्किन बन रही है वो किस डिवीजन के थ्रू बन रही है, ये जो आसपास के सेल्स होंगे इनके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा, जिससे नए सेल्स बनेंगे और वो नए सेल्स इस वाउंड को क्या करेंगे, हील करेंगे, ठीक करेंगे, बेसिकली घाव को भरेंगे। आई होप इट इज क्लियर ऑल्सो, क्योंकि यहां पे आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल के सेल की जरूरत है। जो माइटोसिस है वो कहां कहां पर हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस हमारी स्किन हो गई, लाइनिंग ऑफ गट, गट जो है बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल को बोलते हैं जिसके अंदर खाना आता है बेसिकली,
कुछ इस टाइप से आप इमेजिन कर सकते हो। ये एलिमेंट्री कनाल है, इसकी जो ये लाइनिंग है अगर ये टूट जाती है किसी एसिड से, किसी ऐसे सब्सटेंस से, तो इसको वापस ठीक करने का, रिपेयर करने का जो काम है वो माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू ही होता है। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, जैसे आप इमेजिन कर सकते हो ये कोई पतली सी ब्लड वेसल है जिसके अंदर ब्लड क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। अगर ये कहीं से छोटा सा छेद होता है, होल होता है इसके अंदर, तो उसे भी कैसे रिपेयर किया जाएगा, माइटोसिस के थ्रू ही रिपेयर किया जाएगा। अगर कोई ब्लड सेल का प्रोडक्शन करना है, जैसे आरबीसी बनाने हैं, डब्ल्यूबीसी बनाने हैं, प्लेटलेट्स बनाने हैं, तो उनका प्रोडक्शन भी किसके थ्रू होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू ही होगा। क्योंकि आरबीसी को भी हमें आइडेंटिकल रखना है। ऐसा नहीं है कि पहले तो आरबीसी इस टाइप के बन रहे थे अब इस टाइप के बन रहे हैं, यानी कि सेम आरबीसी रखने हैं ना एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसलिए ये जो सेल डिवीजन है वो होता है यहां पर। उसके अलावा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है प्लांट के अंदर, जो लगातार सेल डिवीजन करता ही रहता है, उसके अंदर भी कौन सा सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है। इस टिश्यू के बारे में बहुत डिटेल पढ़ेंगे हम कुछ चैप्टरों में। जैसे इसके फर्दर टाइप होते हैं जो टिप पे होता है, जैसे ये कोई प्लांट है, इसकी टिप पे, चाहे स्टेम की टिप पे हो चाहे रूट की टिप पे हो, उसे बोला जाता है अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो यहाँ पे साइड्स में होता है उसे क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो नोड के नीचे होता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तीनों ही टाइप के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो बेसिकली सेल डिवीजन करते हैं। और वो कौन से टाइप का सेल डिवीजन है, माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन है बेसिकली। तो इतनी जगहों पर क्या होता है, माइटोसिस होता है। लगभग ज्यादातर हमारी जिंदगी में हमारे जो सेल के प्रोडक्शन होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू ही होते हैं, इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मियोसिस जो है केवल गेमिट फॉर्मेशन के टाइम पे होता है। जब मियोसिस पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे और नोट करना चाहूंगा कि ये माइटोसिस की जो स्टडी है वो कहां पे की जाती है सबसे बढ़िया तरीके से, तो आप लिखना कैन बी स्टडी एट टिप ऑफ अनियन रूट्स। अनियन रूट्स, जो अनियन है आपका प्याज है, उसकी जो रूट है, उसकी जो टिप है ना, उसके अंदर माइटोसिस की स्टडी सबसे बेस्ट तरीके से की जा सकती है। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जो अनियन की रूट्स है, अनियन का भी पेड़ होगा, उसकी भी रूट्स होगी, उस रूट की जो टिप होगी वहां पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, टिप पर कौन सा होगा, अपाइकल। उस अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होने वाला जो माइटोसिस सेल डिवीजन है उसकी स्टडी सबसे आसानी से होती है माइक्रोस्कोप से। तो आई होप इट इज क्लियर, प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स कुछ और वर्ड्स को समझते हैं। पहला वर्ड है हमारे सामने माइटोजीन्स। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड्स जो माइटोसिस को इंड्यूस करते हैं, माइटोसिस को उत्प्रेरित करते हैं, करने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, माइटोजीन्स। यानी कि ये सब्सटेंस अगर आपने डाल दिए किसी सेल के ऊपर तो वो सेल क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। उन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, माइटोजीन्स, जो इंड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किसको, माइटोसिस को किसी सेल के अंदर। उनके कुछ एग्जांपल लिखे हैं हमने माइटोजीन्स के। ऑक्सिन जो एक प्लांट हार्मोन होता है, जिब्रेलिन जो एक प्लांट हार्मोन है, साइटोकाइनिन्स जो एक प्लांट हार्मोन है। इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब प्लांट हार्मोन चैप्टर पढ़ेंगे बेसिकली। और एक है इंसुलिन जो एक एनिमल का हार्मोन है बेसिकली, जो आपने सुना भी होगा, डायबिटीज मेलाइटस होता है डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन से। तो ये चारों क्या है, ये माइटोजीन्स है। अगर इन चारों में से कोई एक भी किसी सेल के ऊपर आपने डाल दिया तो वो सेल क्या करेगा, माइटोसिस करेगा और नए नए सेल्स को क्या करेगा, बना देगा, प्रोड्यूस कर देगा बेसिकली। अगला टॉपिक है माइटोटिक इनिबिटर्स। इनिबिशन का मतलब ही होता है रोकना। ऐसे सब्सटेंस जो माइटोसिस को रोक देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, माइटोटिक इनिबिटर्स। जो शुरू कर देते हैं उन्हें बोलते हैं माइटोजीन्स, जो रोक देते हैं उन्हें माइटोटिक इनिबिटर्स बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल हमने काफी लिखे हैं। सबसे पहला कंपाउंड है हमारे सामने एक्टिनोमाइसिन डी। ये कंपाउंड का नाम है जो आपको डायरेक्टली याद रखना है। ये क्या करता है, माइटोटिक इनिबिटर करता है। अगर किसी सेल के ऊपर आपने एक्टिनोमाइसिन डी को डाल दिया है तो वो सेल अब माइटोसिस करेगा ही नहीं। अंडरस्टूड और नॉट। अगला लिखा है हमने अजाइड एंड साइनाइड। अजाइड और साइनाइड के डाल देने से भी माइटोसिस रुक जाता है। अगला लिखा है मस्टर्ड गैस। ये एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसी गैस है बेसिकली जो ऑर्गेनिक होती है, यानी कि ऑर्गेनिक सल्फर कंटेनिंग। इसके अंदर सल्फर होता है बेसिकली, ऑर्गेनिक होती है और इसके अंदर क्या होता है,
सल्फर होता है मस्टर्ड गैस के अंदर। अगर किसी सेल के ऊपर मस्टर्ड गैस चली गई है तो वो सेल माइटोसिस कर ही नहीं सकता है बेसिकली। अगला लिखा है चेलोन्स। जो चेलोन्स होते हैं वो सेल के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं, यानी कि इसको ऊपर से डालने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल कंपाउंड है जो सेल के अंदर मिलेगा। ये सस्पेंड्स करते हैं कहां पर सेल को, G1 और G2 स्टेट के अंदर। जब माइटोसिस होगा तो उसमें इंटरफेज भी होगा, इंटरफेज के अंदर G1 और G2 स्टेट भी आएगी। उन स्टेट को रोक देता है कौन, ये चेलोन्स रोक देते हैं बेसिकली। ये चेलोन्स नेचुरली सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक एग्जांपल लिखा है हमने चेलोन्स का कि मसल सेल के अंदर जो चेलोन्स होते हैं उन्हें नाम देते हैं मायोस्टेटिन्स। मायो का मतलब ही होता है मसल, जो मसल की सेल को रोक देता है वो क्या है, मायोस्टेटिन्स है। स्टेटिक्स का मतलब ही होता है रुका हुआ, यानी कि मसल के सेल को रोक रहा है मायोस्टेटिन्स, नाम से ही समझ में आ रहा है रोक रहा है, इसका मतलब इसके अंदर माइटोसिस को रोक रहा है बेसिकली। अगला माइटोटिक इनिबिटर लिखा हुआ है हमारे सामने कोल्चिसिन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मेडिकल फील्ड में जो यूज होता है वो कोल्चिसिन ही होता है माइटोटिक इनिबिटर की तरह। इस कोल्चिसिन का काम होता है स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन है उसे रोक देना, उसे इनिबिट कर देना। इनिबिट का मतलब रोकना, लेकिन कौन सी स्टेट में, मेटाफेज में बेसिकली। हमने देखा था कि स्पिंडल फाइबर कब बनते हैं, प्रोफेज में, लेकिन वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ते कब है, मेटाफेज के अंदर। यानी कि प्रोफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर को बनने ही नहीं दिया जाएगा इस कोल्चिसिन के द्वारा। अगर बन गए तो मेटाफेज में उन्हें काइनेटोकोर से जुड़ने नहीं दिया जाएगा कोल्चिसिन के द्वारा। आई होप इट इज क्लियर। स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को कौन रोकता है, कोल्चिसिन रोकता है। ये इनिबिट करता है किसको, माइक्रोट्यूबुलर पॉलीमराइजेशन। देखो स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल किसका बना है, माइक्रोट्यूबुल का। माइक्रोट्यूबुल एक दूसरे से जुड़े हैं तभी तो सेंट्रियोल बना है। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना हमने, 9+2 अरेंजमेंट। तो उसके अंदर 9+2 क्या थे, माइक्रोट्यूबुल के फाइबर ही तो थे। वो फाइबर जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है, सेंट्रियोल बनता है। और सेंट्रियोल क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है। अगर माइक्रोट्यूबुल का पॉलीमराइजेशन का मतलब ही होता है जुड़ना, अगर माइक्रोट्यूबुल जुड़ेंगे ही नहीं तो सेंट्रियोल बनेगा ही नहीं। अगर सेंट्रियोल ही नहीं बनेगा तो स्पिंडल फाइबर बनेंगे ही नहीं। इसीलिए तो ये स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोकता है, इनिबिट करता है। आई होप इट इज क्लियर। अगर किसी सेल के अंदर मेटाफेज स्टेट तक आकर सेल डिवीजन रुक रहा है, इसका मतलब इसके अंदर इंटरफेज तो हो चुका है। इंटरफेज हुआ है इसका मतलब एस भी हुआ है, एस हुआ है इसका मतलब क्रोमेटिन डबल हुआ है। अगर क्रोमेटिन डबल हुआ है तो ये पॉलीप्लॉइडी को क्या करता है, इंड्यूस करता है। इंड्यूस का मतलब उत्पन्न करना, शुरू करना। पॉलीप्लॉइडी का मतलब है बहुत सारे क्रोमोसोम का मिलना, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्रोमेटिन मटेरियल का मिलना। अगर एस फेज हो गया है, इसके आगे का सेल डिवीजन हो नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली पॉलीप्लॉइडी तो होगी क्योंकि क्रोमेटिन डबल हो चुका है और उस डबल क्रोमेटिन को अलग अलग सेल्स में बांटा ही नहीं जा रहा, तो एक ही सेल में बहुत सारा क्रोमेटिन क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। इसी स्टेट को क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं बेसिकली। आगे की बायोलॉजी में पॉलीप्लॉइडी वर्ड आपके सामने बार बार आएगा, जिससे चीजें और क्लियर होगी। ये कहां से मिलता है कोल्चिसिन हमें बेसिकली, तो ये एक एल्केलॉइड सब्सटेंस होता है जो हमें मिलता है या तो सीड से या फिर कॉर्म से। किस पेड़ के सीड और कॉर्म से मिलता है, कोल्चिकम ऑटुमनेल। कोल्चिकम ऑटुमनेल जो है ये एक पेड़ है जो लिलिएसी फैमिली का पेड़ है। इस लिलिएसी फैमिली के पेड़ के सीड से या फिर कॉर्म से हमें क्या मिलता है, एक एल्केलॉइड सब्सटेंस मिलता है, उसी का नाम क्या है, कोल्चिसिन। वो क्या करता है, इनिबिट करता है स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को। तो आई होप इट इज क्लियर। और माइटोटिक इनिबिटर मैंने आपको समझाए हैं अच्छे से कि कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो सेल डिवीजन को, माइटोटिक सेल डिवीजन को रोक सकते हैं, और माइटोजीन्स भी समझाए हैं कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो सेल को माइटोसिस सेल डिवीजन करवा सकते हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि ये माइटोटिक इनिबिटर आखिर इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्यों हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। भाई ये तो समझ में आता है कि माइटोजीन्स तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई सेल में डिवीजन नहीं हो रहा है और हम उसे डिवीजन करवाना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर क्या डालेंगे, माइटोजीन्स डालेंगे। भाई सेल डिवीजन को रोकना क्यों जरूरी है, तो कुछ केसेस के अंदर, मेडिकल के कुछ केसेस के अंदर सेल डिवीजन को रोकना भी जरूरी होता है। जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है किसके द्वारा, जनरली कोल्चिसिन के द्वारा ही किया जाता है। कैंसर क्या होता है, कैंसर एक एबनॉर्मल सेल डिवीजन का सिम्टम होता है बेसिकली। अगर कोई सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं और उस सेल डिवीजन पे किसी का कंट्रोल ही नहीं होता है, तो वो बहुत सारे सेल बन जाएंगे और वहां पे एक ट्यूमर बना लेंगे, गठान बना लेंगे। इसी ट्यूमर या गठान को क्या बोला जाता है, कैंसर बोला जाता है। अगर वो सेल डिवीजन करना बंद कर दे
तो क्या वो गठान उतनी ही रह जाएगी और उसको काट के बाहर निकाल लिया जाएगा डॉक्टर के द्वारा सर्जिकल ट्रीटमेंट से? तो क्या इस कैंसर के सिम्टम को रोकने के लिए हमें सेल डिवीजन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि नए सेल बन रहे हैं ट्यूमर के अंदर? उस नए सेल के बनने को रोकने के लिए हम क्या यूज में लेंगे? माइटोटिक इनिबिटर यूज में लेंगे। तो लिखा है माइटोटिक इनिबिटर कहां पे यूज होते हैं? कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। सबसे ज्यादा यूज होता है कोल्चिसिन। आई होप इट इज क्लियर। अगला लिखा है कि ये जो साइटोजेनेटिक्स की ब्रांच होती है, साइटो का मतलब क्या होता है? सेल, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? जीन्स, जो किसमें होते हैं? क्रोमोसोम में। यानी कि एक सेल के जो क्रोमोसोम है उनके बारे में स्टडी करना ही क्या होता है? साइटोजेनेटिक्स होता है। अगर आपको क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो क्या सेल डिवीजन को बीच में रोकना पड़ेगा? क्योंकि अगर रोकोगे नहीं तो वापस क्रोमेटिन बन जाएगा। क्रोमोसोम केवल सेल डिवीजन के टाइम पे ही बनते हैं और बाकी नॉर्मल स्टेट में इंटरफेज में क्या पड़ा रहता है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन पड़ा रहता है। तो अगर आपको क्रोमोसोम की पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, तो सेल डिवीजन को बीच में रोकना पड़ेगा इनकी हेल्प से, तभी आप क्रोमोसोम की स्टडी कर पाओगे। अन्यथा आपको क्रोमोसोम मिलेगा ही नहीं, आपको केवल क्रोमेटिन मिलेगा। तो इन दो केसेस में हमें माइटोटिक इनिबिटर को यूज करना पड़ता है। और इतने टाइप के माइटोटिक इनिबिटर आपको पढ़ाए हैं मैंने, और 4 आपको माइटोजीन्स बताए हैं। आई होप इट इज क्लियर। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य ही करूंगा। थैंक यू सो मच यहां तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चिल देन।